हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो चैप्टर अपना इसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि ये था कि जैसे देखिए हम लोग आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि हम गुलाम थे। ठीक है, और जब गुलाम थे उन्हें हमने यहाँ से भगाया और उसके बाद ये हुआ कि अब जितने भी डिसीजंस हैं हम खुद से ले सकते हैं। लेकिन गुलाम का मतलब क्या होता है कि हमारे डिसीजंस कोई और ले रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम इतने काबिल हो चुके हैं, या कि कहें कि कड़े संघर्षों के बाद हमें ये अवसर अब मिल गया है कि अब हम अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं। तो इसके बाद बात आती थी राजनीतिक स्थितियां कैसे किस प्रकार से चलाई जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े देश को कि कोई तो मतलब नियम कानून बनाने वाला या संचालित करने वाला होना बहुत ज़रूरी हो चुका था। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग कई सारी बातें समझ चुके हैं। देखेंगे अब कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता किस प्रकार से थी। जैसे हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था, एंड उसके पीछे की वजह सालों की मेहनत थी, एक दिन की मेहनत नहीं थी। यदि आपको लगे कुछ टाइम पे विपक्ष नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब देखिए कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी बड़ा रोल था, तो इसके चलते लोगों के लिए वो तो बहुत अच्छे मतलब बन चुके थे कि किसी का भी नाम आए तो लोग बिल्कुल भीड़ के भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश करते थे, और यही फ़ायदा उन्हें मिलता भी है कि जैसे कि हमने बात किया था कि 485 कुछ वोट पड़े थे, जिनमें से 85 या 89, जिनमें से 364 अकेले कांग्रेस को मिलती है। ठीक है, और 16 अदर पार्टी को मिलती है, जो कि सेकंड नंबर पे आती है। इसमें पार्टियां दी गई हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन पार्टियों के बारे में, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद आपकी कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनसंघ हो, इन सब को डिटेल से प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं कि अभी कांग्रेस ने कैसे अपना एक विचार और धारात्मक जो भी उसने अपना सिद्धांत बनाया था वो भी काफ़ी बेटर था, सबको लेके साथ में चलना, और इसके बाद गुटों में कैसे तालमेल इन्होंने बैठाया। इसको यदि हम बात करें तो उनका क्या था ना कि कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव से उसके एक असाधारण ताकत दी। और पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है, और इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है। अभी आगे देखेंगे कि ये गठबंधन जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी होता है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि गठबंधन तो बना ले रहा है। मान लीजिए कि आपको कुछ वोट मिल रहे हैं, आप किसी और में जाएंगे, यदि सारे मिल जाएं तो हमने देखा था कि कांग्रेस से भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि खुद पे ही मिलाने की कोशिश की कि हम पे जो भी हैं छोटे मोटे वो सब हम पे ही मिल जाएं। हम गठबंधन की जहाँ नहीं बन रही वहाँ गठबंधन की सरकार बना लेंगे, लेकिन बननी चाहिए तो कांग्रेस की ही बननी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस कारण जो गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है, और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है, और सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, गठबंधन का मतलब क्या होता है। देखिए बिहार में अभी गठबंधन की सरकार बनी हुई है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक पार्टी को विजयी होने के लिए हमें 60 सीटों की मतलब मिनिमम से मिनिमम ज़रूरत है, लेकिन एक बंदे के पास 60 सीटें हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 59 सीटें हैं, और वहीं दूसरे के पास कितनी है, 30 या 40 ही हैं। मान लीजिए कि 30 है, लेकिन जब ये है ना कि हमारे इंडिया में 60 हो, 50 हो, 10 हो, यदि 10 भी कोई पा रहा है और दूसरा व्यक्ति 20 सीटें हासिल कर रहा है, तो विजयी कौन माना जाएगा? जिसके पास बहुमत होगा। जरूरी नहीं कि 50 सीटें ही पाए, 60 सीटें ही पाए, 90 सीट ही पाए, लेकिन ये जितने भी उसमें खड़े थे प्रतिनिधि, उनमें से यदि ज़्यादा किसी का है तो बहुमत के आधार पर इन्हें विजयी माना जाता है। ठीक है, इसमें गठबंधन कैसे बनाएंगे कि एक पार्टी है जिसकी सरकार बन सकती है, लेकिन वो अभी इतनी सीटों का भागीदार है। अब यहाँ पे क्या है कि एक पार्टी को 30 सीटें मिली हैं, दूसरी पार्टी को कितनी मिली है? 30 मिली है। अब इन्होंने क्या किया कि भैया चलो हम और आप मिल लेते हैं। तो जब ये और ये मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बंदे से ज़्यादा इनको मिल चुकी है। अब बहुमत के आधार पर हमारे यहाँ विजयी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब ये एक पार्टी के, ये किसी अलग पार्टी के थे और ये किसी अलग पार्टी के थे, दोनों ने क्या किया कि हम आपस में मर्ज हो जाते हैं। आधा कार्यभार आप देखोगे, आधे कैबिनेट मिनिस्टर हमारे पार्टी के होंगे, आधे आपके पार्टी के होंगे। इस तरीके से सारा काम हम साझे में कर लेंगे।
और सरकार किसी एक की ही रहेगी। तो ये क्या कहलाई, गठबंधन की आपकी सरकार बन गई, क्योंकि भाई साहब इनके पास तो एक वोट कम पड़ गई, इनके पास एक सीट कम पड़ गई, जो कि इन्होंने एक सीट ज़्यादा कर ली और गठबंधन की सरकार उस स्टेट में बन गई। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर मामले में गठबंधन बेटर नहीं होता, भी आगे देखेंगे भी। इसके बाद क्या होता है कि इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। और इसके बाद विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई, मतलब कि क्या हो जाता है यहाँ पे कि समाई हो जाती है। देखिए कांग्रेस का क्या था कि मान लीजिए कि यूपी में बीजेपी की कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे एमपी में किसकी है, बीजेपी की आ गई, अदर पार्टी की आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह की आ गई। तो इन्होंने क्या किया कि अपना पैंतरा खेला कि भैया अब यहाँ पे भी कांग्रेस होना ज़रूरी हो गया है। तो इन्होंने क्या किया इसमें कि इसमें जितने भी विधायक थे उनको कहा आप मर्ज हो जाओ, इसमें हम गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनाएंगे। यदि हमारी मेजॉरिटी नहीं साबित कर पा रहे तो हम और लोगों को ऐड करके और इसमें बनेगी तो कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्षियों को थोड़ा कि जो भी जीत रहे थे वो भी हार जाते हैं इसमें, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती थी। और क्या हुआ यहाँ पे कि इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था और पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। यानी कि अब क्या हुआ कि यदि हमने एक बार गठबंधन की सरकार बना ली, अभी मैंने क्या कहा था आपको कि बराबर में आपके स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, बराबर में आपके स्टेट के मिनिस्टर होंगे। तो उनमें से यदि आपकी पार्टी की, क्योंकि 30-30 वोट है भैया, ज़्यादा महान मत समझना, गठबंधन का मतलब यही है कि इस पार्टी के भी मिनिस्टर होने चाहिए और इस पार्टी के भी मिनिस्टर होने चाहिए। पता चला कि हमने आपको बना दिया, मतलब गठबंधन की सरकार तो बना लिए, लेकिन आपने तो हमसे, ये पार्टी ने कह दिया कि चलो आप बना लो, लेकिन अब इन लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं दे रहे हैं, मतलब गिरे से गिरे मंत्रालय इनको सौंप रहे हैं और अच्छे उसमें आप खुद ये बैठ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी भागीदारी भी अपने कामों में कम ले रहे हैं, तो ये नाखुश होंगे क्योंकि जिस उम्मीद से आए थे इनके पास वो तो इन्हें मिला नहीं, और जब मिला नहीं, नाखुश होने के बाद भी वो विपक्ष में नहीं जा सकते थे। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ कि पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं और अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिली और यहाँ पे मिला। और कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे। और इसमें देखेंगे लेकिन अक्सर गुटों के बनने, यानी कि जितने भी गुट बने थे यहाँ पे, चाहे वो गठबंधन के हो चाहे अदर हो, ठीक है, इनके पीछे क्या था, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। इनका ऐसा कोई नहीं था कि हम आपके भले के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, इनका ये था कि यदि एक भी स्टेट में अलग पार्टी आई तो इन्हें दिक्कत थी, ठीक है, क्योंकि स्टेट का और सेंटर का विवाद हमेशा चलता रहता है। थोड़ा इसको हम लोग कुछ चीज़ें तो समझ चुके हैं, कुछ आगे समझेंगे, तो खैर उस पर अभी आते हैं। इसमें आप थोड़ा बस इतना समझिए कि यदि स्टेट पे अलग पार्टी है, देखिए जहाँ जहाँ भी है, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे सेंटर पे कौन सी है, हमारे सेंटर पे है बीजेपी, ठीक। स्टेट पे क्या था, एमपी में कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी, केंद्र सर, अभी एमपी जो सरकार, एमपी की सरकार थी, यहाँ पे किसकी सरकार चल रही थी, तो यहाँ पे कमलनाथ जी थे, ठीक। ये किस पार्टी के थे, तो एमपी में ये भाई साहब थे कहाँ के, कांग्रेस से थे। अब जब ये कांग्रेस से थे तो दिक्कत थी, क्योंकि वो जो कह रहे थे ये मान नहीं रहे थे। और यहाँ पे ही नहीं, राजस्थान में भी यही, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस या अदर पार्टियाँ हैं बीजेपी के अलावा, पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी, ऐसा लगता है कि मोदी जी पीएम नहीं, पीएम वही है, ठीक है। तो
उनका रुख ऐसे है, इनमें विवाद चलता रहता है। बिल्कुल, बेशक आप थोड़ा इनके अंदर की गहराई देखेंगे ना तो विवाद इनमें बहुत अच्छा खासा चलता है कि ये नहीं मान रहे। लेकिन वहीं पे कभी आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं सुनने को मिला होगा कि भैया सेंटर का और इधर यूपी स्टेट का कोई दिक्कत चल रही है, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। सो यूपी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है। आई होप कि ये बातें आप समझ रहे होंगे कि जहाँ भी यदि पार्टियाँ अलग हुई तो सेंटर वालों को तकलीफ होगी, उन्हें दिक्कत कहीं ना कहीं ये लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये विपक्ष पार्टी के हैं। ठीक है, तो इससे आप मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया हाल फिलहाल का किस तरीके की घटना होती है। और देखिए कहीं ना कहीं इसको एमपी में तो इन्होंने पैतरा खेल ही लिया अपना, बीजेपी गवर्नमेंट आ ही चुकी है। राजस्थान में तो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ही है और यूपी में जो आपकी बीजेपी है तो वहाँ पे अभी तो उनका बढ़िया अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, देखिए यूपी भी कितना मतलब कितने सारे नाम वाम वगैरह चेंज करते रहते हैं वो लोग। खैर बचिएगा आप लोगों का नाम ना चेंज हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे में क्या होता है कि अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित होती है। चूँकि क्या होता है कि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे और पार्टी के से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था मेहनत करेंगे मिलेगा है कुछ नहीं, ये अपने में मिला ही लेने वाले हैं, नहीं मिल रहे हैं तो भी प्यार से मिल रहे हैं तो भी, अब अंदर का कौन जानता कि करते क्या हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वो और गठबंधन में क्या मजबूत हो रहा था, जिसका वर्चस्व ज़्यादा था वो पार्टी मजबूत हो रही थी, क्योंकि उसका एक आधिपत्य चल रहा था। कोई अलग पार्टी थी ही नहीं, मतलब जो भी थी उन्हें अपने में मिला लिया, तो कोई अलग कहाँ से बची। अब हमारा ही है, कोई दे तो भी 10 ही पाए तो भी हम ही विजयी, नहीं पाए तो भी हम ही विजयी हैं, क्योंकि अब बचे तो हम। और यही इनका था कि ऐसा कुछ होने ना पाए। हालांकि बाद में पार्टियां फिर बनती हैं। अब क्या हुआ कि कांग्रेस की जो अधिकतर आपकी प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी और ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह क्या हुआ कि जो बाकी पार्टियां थी हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी और ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। इन्होंने गठबंधन तो कर लिया था भैया, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो बस चुपचाप दुबके से, जैसे चूहा पाल लो वो दुबका सा उसे कहीं पे डांट के बैठा दो, उस तरीके का इनका हो गया कि मतलब एक कमज़ोर टाइप का कि हाँ मिल जाओ हम पे, हमारे लिए समस्या क्रिएट ना करो, बाकी तुम्हारे लिए तो बस उतना ही है जितना थे। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इनको कुछ भी नहीं दे रहे थे, ये कोसों दूर थे। वास्तविक जो भी इस्तेमाल इनकी शक्तियाँ थी ना उनको तो कुछ हासिल नहीं था और शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। और इसके बावजूद विपक्षी पार्टियाँ लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी और इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती रही। और इस अर्थ में हम देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि चुनावी जो प्रतिस्पर्धा के पहले क्या हुआ था कि पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति में क्या हुआ था कि इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि ये शासक भी है विपक्षी भी है। कैसे? क्योंकि गठबंधन कर लिया इन्होंने, गठबंधन जब कर लिया सारी पार्टियां इसमें ही मर्ज हो गई तो विपक्ष बचा ही नहीं। तो यही था जो कुछ भी था और इसीलिए कहा गया इसे, इस जो दशक था यहाँ पे कहा गया कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिटेल से इसे समझिएगा क्योंकि ये बहुत आपके काम की चीज़ है। अब आता है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। भैया कब तक दबाओगे आप? वो तो फिर मतलब ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। और वो एक होता है ना, जितना दबाओगे किसी को आप तो वो उतने ही ऊपर उभरेगा। एक गाना आपने सुना होगा कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार और ही ज़्यादा गहरा हुआ है, कि जब जब आप खुला छोड़ दो तो
एक दो बार मिलेंगे और जो भी अपना वो मतलब ठीक है खुश रहेंगे, उसके बाद उनका खुद से ही दिल हटने लगेगा कि अब ये सब बेकार है, अब कुछ दूसरा करना चाहिए। लेकिन आपने यदि उस बच्चे पे पहरा डाल दिया ना, उसको घर पे कैद करके रखा, तो उसके माइंड में बस अब वही चीज़ चलने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। और जब आदमी एक चीज़ पे कंसंट्रेट हो जाता है तो यकीन मानिए कि कितना मतलब उसको पाने के लिए वो कुछ भी फिर कर सकता है, क्योंकि उसका पर्पज सिर्फ एक बन जाता है और वजह उसके हम बन जाते हैं कि हमने उसे घर के अंदर बंद कर दिया। हम उसे खुला छोड़ देते तो ऐसी वजह नहीं बनती, लेकिन जब हमने उसे क्या कर दिया कि घर के अंदर बंद किया, तो वो इसीलिए ये गाना हुआ है कि जब जब प्यार पे पहरा कोई भी करेगा तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, छोड़ दोगे तो शायद ही कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ। कांग्रेस तो बहुत कोशिश कर रही थी कि इनको हम पहरे पे रखें, अपने पे मिला के रखें, लेकिन अब आप एक तो इनको घर पे बंद करके रख रहे हो, ऊपर से भोजन पानी भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से ताने सुना रहे हो, अलग से इनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अब ये कब तक आप ही किस रहेंगे भैया, निकलेंगे तो है ही, कुछ तो जुगाड़ बनाएंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ अपने से सीखेंगे और कुछ काम कर जाएंगे आगे। तो अब आता है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। दबाया तो इन्होंने बहुत, लेकिन फिर भी देखिए कैसे निकल के आती हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि मतलब ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियाँ नहीं थी, बिल्कुल सत्य है, विपक्षी पार्टियाँ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं, विपक्षी पार्टियाँ थी, ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि विपक्षी पार्टियाँ नहीं थी, यहाँ पे थी, लेकिन थी क्या, वो अपने में ही मिला ले रहा था। अब क्या हुआ कि चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में हम देखते हैं कि उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी, और इसमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव में कहीं पहले बन चुकी थी। और इसमें क्या हुआ कि कुछ ने 60 और 70 के दशक में क्या किया कि देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, इतना मजबूत नहीं थी। अब क्या हुआ यहाँ पे 1950, आपको बताना है कि 1950 में एक कमीशन का गठन किया गया था। उस कमीशन का नाम बताना है। ये कई दिन से मैं जिस दिन से चैप्टर स्टार्ट हो उसी दिन से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और आप लोग आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधि मिल पाया, यानी कि बस नाम मात्र का ही मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई, और इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की चिंतित यहाँ पे जो भी था आपका, जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, इन्होंने हालांकि थोड़ी बहुत जो भी कर रहे थे, जो कि नहीं गठबंधन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का होना एक इसका आप कह सकते हो कि इसको जीवित रखने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसके लोकतंत्र में जनता का तो रोल है ही, लेकिन विपक्ष पार्टी का होना भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। और ऐसा कभी भी आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो तो ऐसा हम कभी भी ना सोचे कि सिर्फ एक पार्टी ही रहे। कोशिश करना चाहिए कि हर एक पार्टी यहाँ पे रहे, वरना एक ही पार्टी कुछ भी कर सकती है, फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो शासन व्यवस्था थी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन इनमें आलोचना भी ये लोग कर रहे थे, और इस आलोचना के में सिद्धांतों का बल होता था, और विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा, और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। और इन दलों ने क्या किया कि लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को इन्होंने कहीं ना कहीं बनाए रखा, या इसमें से जो भी इसकी संभावनाओं को जीवित रखा। और ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका, और इन दलों ने क्या किया कि ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। किसने? विपक्षी पार्टियों ने। ठीक है, अभी वो नेता भी आपके सामने आएंगे। और शुरुआती सालों में क्या हुआ कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, और स्वतंत्रता की इसमें आप देखेंगे कि उद्घोषणा के बाद क्या हुआ कि अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। किसने?
अंतरिम जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने देश का शासन संभाला था और इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म की निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। देखिए ये नेता जो लीडर्स हैं ना, ये अभी जैसे भीमराव अंबेडकर जी की हम बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं, ये विपक्ष के लीडर हैं। प्लीज़ इन्हें नोट करिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अंतरिम सरकार में भी कुछ विपक्ष के लीडर थे। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है कि जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी उसमें से जो भी अभी काम कर रहे थे, अभी वही वाली सरकार चल रही थी। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए, हमारा सारी व्यवस्थाएँ बनी, तब आपकी यहाँ से नई सरकार का गठन होता है, तो उस टाइम तक वो अंतरिम सरकार के नाम से ही जानी जाती है। तो इसमें जो भी थे लीडर्स, कुछ विपक्ष के भी थे और काफ़ी अच्छा रोल इनका आप देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे संविधान में रोल है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया भी, लेकिन अब ये था कि इनका इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं बना पाए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि नेहरू जी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में एक बात कही जाती है। प्लीज़ आप लोगों को यदि याद हो तो बताइएगा। ये बहुत एकदम से आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को लेके हैं, ठीक है, उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है, उनका क्या नाम है ये बताना है आपको। और क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत नाम आता है क्वेश्चनों में, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि और यहाँ पे बताया गया ना कि सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी पे देखिए नेहरू जी की जो मित्रता थी रूस से बहुत ज़्यादा थी। रूस में समाजवादी पार्टी का बहुत वर्चस्व था और यही कांग्रेस में समाजवादी वर्चस्व ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा भी, चाहे इंदिरा जी के टाइम में हो, चाहे नेहरू जी के टाइम में हो, चाहे अदर जितने पीएम बने हैं उनके टाइम में, आपको यही क्या सोशलिस्ट वाली बात देखने को मिलेगी। और इसके प्रति सम्मान भाव दलगत प्रतिस्पर्धा कम यानी कि तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था और राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था और इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और इसके बाद जो आपका आता है कि आकर्षित होते हुए सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक संगठन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने क्या किया, मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी, जो कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि इससे बढ़त क्यों प्राप्त थी, क्योंकि आज अचानक से कांग्रेस पार्टी बनी और बढ़त मिल गई, ऐसा तो था नहीं, जनता मूर्ख थी पर इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी सालों साल की मेहनत थी, जो कि इतने दिन तक ये चलते हैं, 3 पंचवर्षीय तक ये लगातार रहते हैं। और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे क्या हो गया कि दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। और इस किताब के आगे हिस्से में हम लोग देखेंगे कि देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा या अन्य दौर के बारे में कि क्या कैसे था, बाद में क्या हुआ। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि पहले तो हम दूसरों के मतलब मर्जी से चलते थे, किसी तरीके से आज़ादी मिली, बहुत लालसा थी हमारे अंदर, कितना तो कठिनाई सहे हैं, जो मर गए तो मर गए, यानी जो शहीद हो गए तो हो गए, लेकिन जो बच गए हैं अब हम तो यहाँ पे भैया राज करके ही जाएंगे। और उनके अंदर बहुत ये एक्साइटेड था कि हम करेंगे ऐसा, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर का भी मतलब जो था शौक थे वो भी ख़त्म होते गए और वहीं पे दूसरी पार्टियों को कहीं ना कहीं मौका मिलने लगा, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती थी। और इस तरह से आपकी विपक्षी पार्टियों का उदय हुआ। तो यहाँ पे आपको ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में भी लिखा गया है, हिंदू महासभा के नेता थे ये, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये 1948 के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंडल,
ये सारे यहाँ पे बैठे जो गवर्नर जनरल ने अपनी क्या ली थी, शपथ ग्रहण की थी, और उसके बाद ये सब कुछ बैठे थे। और उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात है, इनके पीछे का लॉजिक आप लोग थोड़ा समझिएगा कि यदि एक आप देखेंगे कि एक का रिश्ता ऊपर तक कैसे जाता है। यदि हमने कहा कि केंद्र सरकार में क्या है कि सेंटर में हमारे किसकी है, कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट तक इसका इफेक्ट पड़ रहा था, बेचारा जो कुछ भी करना चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्या कर दे रहे थे, धड़ाके से संविधान में संशोधन ही कर डाल रहे थे। इतना इनका वर्चस्व बढ़ चुका था, कोई स्टेट बोलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि विपक्ष का कोई था नहीं। विपक्ष का ऐसे मतलब मत निकालिएगा कि कोई था नहीं, मतलब विपक्ष इतना स्ट्रांग था नहीं या इन्होंने बनने नहीं दिया, और जिसकी वजह से ये जो चाह रहे थे वही हो रहा था। और इसलिए क्या हुआ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जो ये चाहते थे फैसला उधर से लिया जाता था, जबकि संविधान में लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को हमारी अच्छी तरीके से स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। इसका देखिए इफेक्ट कैसे पड़ता, और जैसे जैसे इसकी सरकार एक मतलब थोड़ा ढीली पड़ती गई, विपक्षी पार्टियों का होने लगा, पार्टियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, वही सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधिकारों को कहीं ना कहीं पहचानने लगे कि अब हमें क्या करना है। और उसके बाद से वो कई सारे केसेस पे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस पर संसद को सोचने की ज़रूरत है, और तब जाके अब उनका जो भी एक अधिकार समाप्त हुआ। वरना इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था कि यदि केंद्र में कांग्रेस आई तो इसका क्या होगा, केंद्र में बीजेपी है तो इसका क्या होगा, और एग्ज़ाम में भी इसका असर पड़ता भी है। ये भी समझ के चलिएगा कि यदि वर्तमान समय में बीजेपी है ना सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपीएससी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, आते ही हैं, एक दो राजनीति में आपको मिल ही जाएंगे, तो प्लीज़ इसके विपक्ष में तो कतई मत लिखना आप लोग। थोड़ा बहुत लिखना पर ज़्यादा मत लिखना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। इसमें भी इसका वहाँ पे भी जो बैठे हैं ना कहीं किसी लीडर पार्टी को मानने ही वाले होंगे, तो बेहतर है कि आप किसी को भी माने, अपने अंदर तक माने। आप वोट वगैरह दे रहे हैं उस पर आप अपना जाहिर करें कि आप किससे चाहते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे, कोशिश करिएगा कि आपका जो मोहब्बत है ना किसी पार्टी के लिए वो निकल के बाहर ना आए, वरना दिक्कत हो जाती है। और किसी पार्टी के प्रति वैसे भी अंधा होके नहीं अपना व्यक्त मतलब जो भी है कि जाहिर करना चाहिए, लेकिन ठीक है, अपने अपने विचार है, आपका जो भी मन करे वो करना चाहिए। बट एग्ज़ाम जब भी दें हम थोड़ा सोच समझ के उसमें हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आप थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखिएगा। और ये जो पार्टियां हैं, चाहे स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी भी आपकी पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, प्लीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग नोट्स में यदि नोट किए होंगे तो अच्छी बात है, वरना आप ढूंढिए, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि यदि आप नहीं लिखे, मैं लिखवाई हूँ, और आप लोग नहीं लिखते हो तो फिर अब आप जब रिवीजन करना होगा तो ढूंढते भागो, किताब पलटो, इतनी सारी एनसीईआरटी 6 to 12 कहाँ तक पलटेंगे आप, ठीक है। इसीलिए नोट्स बनाई जाती है, तो जो भी अच्छे स्टूडेंट होंगे बना ही लिए होंगे, अदरवाइज़ आपको गूगल वगैरह में खैर मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। और इसको पार्टियों को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग, खुश रहिए।